नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक बड़े ऐसे हत्याकांड की जिसने न केवल उदयपुर या राजस्थान पूरे देश को हिला करके रख दिया था। हम बात कर रहे हैं जून 2022 में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड की, जिसमें गला काट करके हत्या कर दी गई थी। और इस तरह की तालिबानी तरीके से की गई हत्या मुझे लगता है कि राजस्थान में से कोई याद नहीं आ रहा। इसी मामले में एनआईए ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें से एक आरोपी जिसकी गिरफ्तारी 20 दिन बाद हुई, जावेद, उनको एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है। राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत हुई है उनकी। और जमानत का एजेंडा ये बताया गया है कि एनआईए ने जो सबूत पेश किए हैं, जो रिपोर्ट दी है, वो नाकाफ़ी थी, पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि रेकी करने का जावेद पर आरोप रहा। और इस मामले का जैसे ही पता चला तो राजस्थान का सियासी पारा भी चढ़ना ही था, क्योंकि इलेक्शन से पहले भी इसी तरह का जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में भी मामला इसी तरह का आया था। और एक बार फिर राजस्थान के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है जावेद की जमानत के बाद। तो इस पूरे प्रकरण को आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैं आपको बताता भी चलूँगा। और हमारे साथ कानून के जानकार और राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, हमारे साथ भाजपा से विकास सोमानी साहब हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ भरत मेघवाल जी जुड़ रहे हैं। मैं जोशी साहब आपके पास में आना चाहूँगा। मैं इस पूरे प्रकरण में जो जमानत, दूसरा ये आरोपी है जिसे जमानत मिली है, क्या लगता है आपको कि कहीं को लेकुना है या फिर एक कड़ी जोड़ने के लिए बस एक गिरफ्तारी की गई थी और गिरफ्तारी के बाद में कुछ ऐसा हासिल हो नहीं पाया? देखिए योगेंद्र जी, अनुसंधान किसे कहते हैं? अनुसंधान वो है जो बिखरे हुए साक्ष्य होते हैं ना। जब कोई घटना घट जाती है तो उसके साक्ष्य बिखरे हुए रहते हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होते हैं, वो सर्कमस्टांशियल साक्ष्य होते हैं, वो कोई ओरल एविडेंस होते हैं। वो इन सबको इकट्ठा करके एक कड़ी में पिरोना ही अनुसंधान कहलाता है। चाहे वो साधारण पुलिस करे, चाहे वो सीबीआई करे, चाहे एनआईए करे। अब आप देखिए कि एनआईए ने इसके अंदर, जैसा मेरे को पता चला है कि 60-65 तो गवाह है और 3,000 करीब पृष्ठों में इन्होंने चार्जशीट पेश की है। 11 इसमें इनमें अभियुक्त इन्होंने चूज किए थे जिनको इन्होंने इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की, जिसमें 2 विदेशी पाकिस्तानी होना बताया गया है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने किसी भी अपराधी का कोई भी अपराध, उसके साक्ष्यों को एक दूसरे से जोड़कर नहीं किया, जैसा कि इसमें पता चला कि जावेद का घटनास्थल पर उपस्थित होना ये नहीं बता पाए, जावेद का टी स्टॉल पर ही उपस्थित होना नहीं बता पाए, जावेद का जो रियाज है उसके साथ आपस में कॉल करना ये प्रूव नहीं कर पाए। तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको इनको पुलिस एनआईए को करनी चाहिए थी, उसमें लोकुना, मैं जिस प्रकार से मैंने माननीय न्यायालय का निर्णय सुना है या पढ़ा है, वो ये कहता है कि जब आप किसी को जोड़ ही नहीं पाओगे, अब आपने क्या किया, इसका जो मोबाइल है जावेद का, वो उसके रियाज के मोबाइल पर फीड नहीं है, मतलब नाम से फीड नहीं है, और एक कॉल हुई है, और वो भी किसने की? रियाज ने कॉल की, जावेद ने उसको कॉल नहीं किया। तो अगर ये मिले हुए थे आपस में तो कॉलों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी, या इसका अन्य किसी अपराधी से संपर्क होना चाहिए था। इस प्रकार से देखिए, मैंने जो इन्वेस्टिगेशन किए हैं और देखे हैं उनमें यही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप किस तरह से जोड़ते हैं। अब इसमें जैसे मान लीजिए रियाज ने जावेद से बात की तो इनकी टावर लोकेशन भी होती है, तो टावर लोकेशन बता देती ना कि दोनों एक दूसरे से कहां पर थे। अब जो टी स्टॉल वाला है, जो वहां का मालिक है, उस मालिक ने ये कह दिया कि मुझे तो पता ही नहीं है, धर्मेंद्र साहू ने, कि मुझे पता ही नहीं है कि ये आए थे कि नहीं आए थे। मुझे ये बताइए आप, एक पहले छूट गया जिसका नाम है फरहाद मोहम्मद, जिसे तलवार वगैरह कुछ बरामद की थी। कारण ये है कि अगर हमें किसी चीज को बिगाड़ना हो, अब आप देखिए, एक बारात में दूल्हों की संख्या ज्यादा कर दो आप, तो वो बारात थोड़ी रह जाती है फिर। इसी तरह से अपराधियों में है, अगर आप अपराधियों की संख्या ज्यादा कर दोगे किसी भी इंसिडेंट में, तो उनको एक दूसरे से जोड़ने में जोर आता है। ये मैंने भी इन्वेस्टिगेशन में, तो कम से कम अपराधी हों और मुख्य अपराधी इसके अंदर सजा पाएं, ये अगर मानसिकता हमारी होती है तो जाकर के हम सफल हो पाते हैं। मैंने ऐसे इन्वेस्टिगेशन किए हैं
जिनमें इसी तरह का व्यक्ति बीच में इस तरह से आए हुए हों, तो मैंने उनको कहा भाई इसको अगर ले लेंगे बीच में तो इससे ये इन्वेस्टिगेशन ही खराब हो जाएगा, जबकि उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन नॉलेज जरूर है उसको। अब अगर मान लीजिए हम चाहें किसी व्यक्ति को कि साहब हमें तो इसको रास्ता बनाने के लिए ये इसको पकड़ के इसको बंद करना जरूरी है, तो ये भी जरूरी है कि जो वहां पर मुख्य एविडेंस है धर्मेंद्र साहू, उसका आप करवाते, उससे आप कार्रवाई शनाख्त की करवाते। आपने कार्रवाई शनाख्त की क्यों नहीं कराई? आप एक दूसरे अभियुक्त को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अनुसंधान में जो आवश्यक तत्व होते हैं उनका आपने अभाव रखा। अब आप देखिए, ये जो कोर्ट की जो टिप्पणी है, ये इस न्यायालय के जो एनआईए कोर्ट के निर्णय हैं उस पर सीधा असर करेगी, क्योंकि वहां पर यह पढ़ा जाएगा कि न्यायालय ने क्या बात कही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे राजस्थान का एक सब इंस्पेक्टर भी ये कमियां नहीं छोड़ता है। जो कमियां मैंने जैसा माननीय न्यायालय के निर्णय में पाया है, मैं समझता हूं ऐसी कमियां अगर एनआईए के स्तर के ऊपर छोड़ी गई हैं, तो जिस अधिकारी ने ये कमियां छोड़ी हैं या जिसने इसको कहानी के रूप में प्रस्तुत जोड़ करके नहीं किया है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए सोमानी साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। ये हमें तो नहीं लगता कि इस तरह के जो जांच और निर्णय हैं वो सियासत में बांधना चाहिए, लेकिन जब भी ऐसी बातें होती हैं तो सियासी पारा तो जरूर चढ़ता है। अभी कांग्रेस का आरोप है कि हम तो बहुत पहले से मांग कर रहे हैं कि कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, और ये कि ऐसी घटना थी। अभी भी मैं कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट देख रहा हूं, जिसमें साफ कह रहे हैं कि सरकार की ओर से लेकुना रहा, क्यों इस पे गौर नहीं किया गया। 8 जून 2022 को जब ये पहली बार कन्हैयालाल के मोबाइल से जो पोस्ट होती है मोहम्मद पैगंबर के मामले में, जब उसके 11 तारीख बाद, फिर 12 तारीख बाद, फिर आपस में एक दूसरे की शिकायत थाने में होती है। थाने में होने के बाद आप देखो 25 तारीख को जब एक पति पत्नियां जो भी है महिला पुरुष आते हैं और आके वहां पर एक धमकी देके जाते हैं कि जमीन में गाड़ देंगे। उसके बाद 28 तारीख को कन्हैयालाल का गला रेत दिया जाता है। 29 तारीख को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एनआईए को जैसी घटना होती है उसके तुरंत प्रभाव से एनआईए को आदेश दे दिया जाता है और उदयपुर आके और टीम इसका देखना शुरू करती है। और दिसंबर में चार्जशीट पेश की जाती है, जो 3500 पेज की चार्जशीट होती है। अभी मैं योगेंद्र जोशी जी को भी सुन रहा था, इन्होंने विस्तृत रूप से उस बात को बताया। लेकिन चूंकि जब जावेद की जमानत हुई है तो जमानत के दौरान कोर्ट ने इस बात को कहा है कि अभी ट्रायल लंबी चलनी है और इसलिए इस जमानत को अभी इस स्तर पर कर दिया। लेकिन ये बात जरूर है कि जो फैक्ट्स जो एनआईए को देने चाहिए थे, जहां लिंक बनाना चाहिए था, तो इसमें सबसे बड़ा पहलू यह है कि जब तक 166 के लगभग इसमें गवाह बनाए गए हैं और 3500 पेज की ये चार्जशीट पेश की गई है। अब जो बयानों की जो स्थिति है गवाह बयान की, वो अभी उस स्तर पे आई नहीं है, न के बराबर बयान अभी हो पाए हैं। ये बात जरूर है कि जिस टी स्टॉल पे ये बात बताई जा रही है कि बात जावेद का होना बताया जा रहा है, उस पर जो साहू ने जो वो उसमें जो फैक्ट सामने आए उसमें कहा है कि जावेद यहाँ आया नहीं था और जो दुकान है कन्हैयालाल की वहाँ पर गया भी नहीं था। तो उन फैक्ट्स को देख के जो डिसीजन अभी न्यायालय का हुआ और जो जमानत हो गई, शर्त जमानत हुई है, लेकिन उससे ये नहीं है कि वो बरी हो गया। अभी आगे तक जब गवाह बयान की कार्रवाई चलेगी, क्योंकि एनआईए ने त्वरित रूप से इस कार्रवाई को दिया। और रही बात दूसरी, जोशी साहब और कह रहे थे कि इनको जो भी जिस वक्त घटना हुई उस वक्त घटना जिस प्रकार से हुई, एक बहुत बड़ी एक जघन्य अपराध जो हुआ और उसमें कहाँ आतंकियों का कहाँ तक उसका लिंक हो सकता है, कहाँ तक उसका असर हो सकता है, इस बात को एनआईए ने देखते हुए जैसे जैसे उनके एविडेंस संकलन करने की बात कही। आप देखो टीम जिस तरह से उदयपुर में एनआईए की टीम ने जबरदस्त एक एक चप्पा छान मारा और जिस प्रकार से आतंकियों के जो आगे तक लिंक थे, चाहे पाकिस्तान तक भी थे, तो वो सारे करते हुए लगातार उनकी चार्जशीट के रूप में अधिकतर पहलुओं को उसमें लिया। लेकिन जमानत देना जो एक कोर्ट का काम है, जमानत दी है, ये बात तो जरूर है कि इस दुखद घटना में जमानत हुई तो एनआईए ने कहीं ना कहीं जो रही है। लेकिन सरकार इस बात को तय कर चुकी है कि इस मामले में अपील की जाएगी, जहां भी उसमें फैक्ट्स और भी कहीं हों या जहां भी कोई कमी वैसी रही तो उसकी पूर्ति करके किसी तरह से हत्यारों में से जो भी इसमें दोषी है और जिनके ऊपर वो कहीं से बख्शे नहीं जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पहले भी कर चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह चुके हैं, चुनाव के दौरान भी इस बात को कहा था। लेकिन चूंकि अभी वर्तमान में जमानत हुई तो हम ये नहीं माना जा सकता कि जमानत का मतलब बरी हो गए, अभी एविडेंस काफी बाकी है। पिछले दिनों ही जब इनसे पहले एक दूसरे आरोपी की जमानत हुई थी तो एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि बड़ी तकलीफ होती है कि एनआईए इतना लचर तरीके से जांच कर रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि कन्हैयालाल के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, एनआईए को उसी तरह से फुर्ती दिखानी चाहिए और अदालत में
फास्ट इस मैटर को लेना चाहिए, क्योंकि देश को झकझोर देने वाला मैटर था। खैर, अब मैं आऊँगा भारत आपके पास में। बरी नहीं हुआ है, जमानत मिली है जावेद को, तो इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बीजेपी अपेक्षा करती है आपसे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है योगेंद्र जी कि आज 26 महीने हो चुके हैं और 26 महीने के अंदर उस परिवार को जो एक न्याय की गुहार लगाए बैठा था उसको न्याय नहीं मिल पाया है। गए साल एक आरोपी की जमानत होती है और आज भी आरोपी की जमानत हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक बनकर बनी बैठी हुई है और कहती है कि सिर्फ जमानत ही तो हुई है। आपको ज्ञात होगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब राजस्थान में आए थे तब इन्हीं अमित शाह जी ने राजस्थान की पुलिस के ऊपर आरोप लगाए थे कि ये तो अपराधी को पकड़ना नहीं चाहती थी, जबकि राजस्थान की पुलिस ने 4 घंटे के अंदर उन अपराधियों को पकड़ा था। और एनआईए को जब राजस्थान सरकार ने केस सौंपा उसके बाद आप ये देखिए एनआईए चार्जशीट पेश करने में पहले तो लेट होती है और उसके बाद जो एविडेंस क्रिएट होने चाहिए थे जिसके आधार पर माननीय हाईकोर्ट के द्वारा इनको सजा सुनाई जाती या जो भी इनकी जमानत थी उस जमानत को खारिज किया जाता, वो एविडेंस ही क्रिएट ढंग से नहीं कर पाई, वो बता ही नहीं पाई कि किस तरीके से काम को इन्होंने अंजाम दिया था। आपने अगर स्टेटमेंट उन्होंने हिंदी में बोला आपने उसको इंग्लिश में ले लिया। आपने जो जहां पर था चाय वाले के गए वहां पर आपने ना तो टी के वाले के जहां पे गए ना उसका आपने कोई बयान लिया, ना आप लोकेशन को ट्रेस कर पाए। इतनी सारी खामियां अगर कांग्रेस की सरकार में होती तो आज ये भारतीय जनता पार्टी ना जाने कितने आरोपों के साथ बैठती और प्रदेश के और देश के तमाम नेता न जाने कितने आरोप लगाते। ये वही भारतीय जनता पार्टी है योगेंद्र जी जिन्होंने इस हत्याकांड के ऊपर वोटों की और वो राजनीति की रोटियां सेकने का काम किया। जब विधानसभा चुनाव आए थे तो बड़ा प्रचार किया था इन्होंने कि हिंदू को 5 लाख और मुसलमान को 50 लाख, लेकिन इन्होंने झूठ प्रसारित किया। आज क्या ये माफी मांगेंगे उस परिवार से? क्या आज ये माफी मांगेंगे राजस्थान प्रदेश की जनता से कि किस तरीके से इन्होंने लचर व्यवस्था कर रखी है? 2 साल में 2 आरोपी बरी हो चुके हैं। कहां तक जाएगा ये केस? 11 आरोपी है, आप कहते हैं 3,500 पन्ने की चार्जशीट। अरे सार तो जमानत निकला ना, 3.5 क्या 4,000 करिए, 200 आरोपियों को ले लीजिए, लेकिन आपने दिया क्या? आपने कुछ नहीं दिया, सिर्फ राजनीति करी। और आज भी आप कहते हैं साहब बरी हो गए। बरी होने का मतलब ये थोड़ी है जब ट्रायल होगा, जब सजा सुनाई जाएगी तो क्या इन सबको दस्तावेजों को आधार नहीं बनाया जाएगा? जमानत किस आधार पर मिली क्या उनको नहीं लिया जाएगा? आप तो खुद एक पेशे से वकील है, तो आप किस तरह की ये बातें कर सकते हैं? और कहां है आज माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी? क्यों नहीं बोलते इस पे? क्यों नहीं बोलते उसके परिवार के आप आगे कि हमसे गलती हुई, हम क्षमा मांगते, हम क्षमा प्रार्थी, हम सिर्फ सत्ता के लिए ललायित लोग थे। कांग्रेस की सरकार ने सरकारी नौकरी दी, कांग्रेस की सरकार ने उसके लिए सरकारें माफी नहीं मांगा करती है। आप सुनिए, आप ही थे ना जिन्होंने कहा था कि हम तो न्याय दिलाएंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है ना जिन्होंने कहा था कि कन्हैया लाल के हत्यारों को न्याय मिलना चाहिए। कहां गई आज ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए? आज आपके हाथ में कानून है, आज आपके हाथ में एजेंसी है। किस तरीके से आप इस चीज को बयान को बना कर सकते हैं? किस तरीके से मूक दर्शक बनकर बैठ सकते हैं आपको इस बात को बताना पड़ेगा सोमानी जी। इस प्रदेश की जनता को उस परिवार से माफी मांगनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ हत्याओं पे राजनीति करते हैं, आप धर्म पर राजनीति करते हैं, आप मंदिर मस्जिद पर राजनीति करते हैं। हमारी सरकार ने 4 घंटे में आरोपियों को पकड़ा, हमारी सरकार ने सरकारी नौकरियां दी, हमारी सरकार ने धार्मिक उन्माद नहीं भड़काया। जोशी साहब आपके पास में जाना चाहूंगा। मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगा आपसे कि पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट तो उन्हीं की होती है। किसी भी राज्य के अंदर या कहीं पे भी जब पॉलिटिकल मुद्दा बनता है तो जांच एजेंसी दूसरी दे दी जाती है। यूनियन गवर्नमेंट की कोई जांच एजेंसी आएगी, सीबीआई आएगी या ईडी आ जाएगी या एनआईए आ जाएगा, कोई भी जांच ये करेंगे अब इसका। मतलब किसी भी राज्य में पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है। या फिर उसमें एक तो ये एजेंडा होता है, दूसरा जांच लोकल पुलिस पे क्यों सवाल उठा देते हैं कि नहीं वो जांच नहीं कर सकती, केवल एक सियासी मुद्दा बनाने के लिए। क्योंकि देखिए जांच जो करता है जांच अधिकारी, उसके 50 जगह सिग्नेचर होते हैं, वो कागज बोलते हैं। आप आरटीआई में भी ले सकते हैं अनुसंधान कोर्ट में पेश होने के बाद में कि क्या इस मैटर के अंदर है। तो क्यों इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है? क्या वास्तव में राजनीतिक सियासत के जो हमारे योद्धा हैं उन्हें बचना चाहिए, जांच एजेंसियों को मोटिवेट करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि जो जांच की है, अभी अगर यही पुलिस, अगर राजस्थान पुलिस जांच कर रही होती उस वक्त और 2023 नवंबर से पहले चार्जशीट पेश करती, तो क्या मैसेज जाता कि बचाने के लिए ही पूर्ववर्ती सरकार ने साजिश रची थी। अभी एनआईए है तो एनआईए पे भी भरोसा करना चाहिए और राजस्थान पुलिस पे भी भरोसा करना चाहिए। हाँ,
लेकिन ये मैसेज पब्लिक के बीच में होना चाहिए सरकार की तरफ से एक्शन का कि जिसने भी लेको ना बरता तो उसका अंजाम फिर यही होगा कि या तो घर बैठेगा वो और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। तो ये क्या मैसेज करना चाहिए, देना चाहिए। और ये एक टालने की प्रक्रिया है, अपनी बला टालने के लिए कि चलिए पब्लिक शांत हो जाएगी, दूसरी एजेंसी को जांच दे दीजिए। बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ। पहले तो पुलिस तेरी मेरी पुलिस नहीं थी, सीबीआई अपना काम करती थी, एनआईए उस समय इतना पावर में था नहीं, बाद में बनाया गया वो। लेकिन सीबीआई काम करती थी तो क्या होता था कि सबको ये विश्वास था कि सीबीआई को जांच देंगे तो वो इंडिपेंडेंट वर्क करती है और वो उसके ऊपर कोई राजनीतिक प्रभाव काम नहीं करता। अब कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मान लीजिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ से मांग उठाई जाती है कि साहब सीबीआई से जांच कराई जाए। अगर यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए बीजेपी की सरकार है और वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, तो अब कोई मांग नहीं उठाएगा कि सीबीआई से कराओ, एनआईए से कराओ, कोई नहीं उठाएगा। न वो पार्टियां उठाती हैं, न वो जिनके साथ घटना घटती वो उठाती, क्योंकि वो दोनों एक ही पक्ष के हैं। तो कारण ये है कि हमारे यहाँ किसी भी घटना को, जो बड़ी गंभीर घटना हो जाती है, उसको राजनीतिक पार्टियां कैप्चर कर लेती हैं और कैप्चर करके उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करती हैं। सबसे पहली बात है। अब आप देखिए, 8 महीने पहले यही पुलिस, राजस्थान पुलिस कांग्रेस की पुलिस थी, अब 8 महीने बाद अब ये बीजेपी की पुलिस है। अब अगर आलोचना ये कैसे कर सकते हैं, ना राजस्थान पुलिस पे कर सकते हैं। राजनीतिक लोग क्या करेंगे कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अब मुझे बताइए, राजनीतिक पार्टियों का इसमें क्या लेना देना भाई? न्याय दिलाने में कोई लेना देना नहीं है। अनुसंधानकर्ता जैसा अनुसंधान किया है, ये राजनीतिक पार्टियां क्या उसका सुपरविजन करती है? इनको क्या आता है कि साहब इन्होंने अनुसंधान कमजोर किया या सही किया या गलत किया? ये तो अब सामने आ गया ना कि इन्होंने ये जो इतने गवाह पेश किए, उनमें से ये 2-3 गवाह तो इनमें से पहले निकल गए बाहर, और जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है उसके एविडेंस को ये जोड़ ही नहीं पाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक दलों को यह कहना बंद कर देना चाहिए कि साहब ये तो हमारी पार्टी का है, ये दूसरी पार्टी का है, ये दूसरी पार्टी की सरकार है, इस वजह से हमें इस पर विश्वास नहीं है। अब ये अनुसंधान एनआईए का है तो एनआईए इसको अनुसंधान पूर्ण नहीं कर पाई, अगर कांग्रेस के पास होता पूर्ण कर पाती। इस प्रकार की चीजें जो राजनीतिक पार्टी करती है ये गलत है। अब दूसरी बात बताता हूं कि इसके अंदर ये टिप्पणी और की है न्यायालय ने कि साहब जो बयान लिए गए हैं वो अंग्रेजी में लिए गए हैं। अब आप देखें, जो सीआरपीसी है उसकी धारा 277 है, और दूसरा क्या हुआ है, रस्तोगी जी और बेला एम त्रिवेदी, इन्होंने अभी जून में ही निर्णय दिया है कि ये जो अनुसंधान की जो इकाइयां हैं ये कानून की सख्त पालना नहीं करती हैं। इन्होंने 277 सीआरपीसी में लिखा है कि गवाह जिस भाषा में बयान देता है उसी भाषा में लिए जाए। अब इन्होंने अंग्रेजी में बयान ले रखे, उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन मूल भाषा वो लिखनी होगी आपको। अंग्रेजी से बयान देने वाले का ही बयान अंग्रेजी में होगा, और अगर कोई अंग्रेजी में बयान नहीं दे रहा है, आपको सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है, हाई कोर्ट में पेश करना है, तो उसका ट्रांसलेशन पेश करेंगे। और वो जो बयान ओरिजिनल दिया हुआ है, देखिए इसमें इतना तक है, अगर सिंधी में बयान दे रहा है सिंधी भाषा में लिखिए, ये राजस्थानी में दे रहा है राजस्थानी में लिखिए, गुजरात में जाइए आप गुजराती में भाषा में बयान होते हैं, बंगाल में जाइए बंगाली भाषा में बयान होते हैं। अब ट्रांसलेशन होकर के ही तो पेश होते हैं। अब यहाँ राजस्थानी भाषा है, मान लीजिए हिंदी है, हिंदी चलती है, अब इन्होंने अंग्रेजी में बयान पेश कर दिए। तो जब हमारी अनुसंधान की इकाइयों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों की जानकारी नहीं है, उनको सीआरपीसी की धारा 277 की जानकारी नहीं है, और वो अनुसंधान पूरा करके 3500 पेज की चार्जशीट दे दी। अरे भाई, चार्जशीट दे दी, गवाहों को कर दिया, लेकिन आप एक दूसरे को जोड़ेंगे तो सही। तो इस प्रकार से मैं आपको कह दूं, थोड़े दिनों में हमारे देश में सीबीआई, एनआईए, ईडी, वीडी, इनसे सबसे विश्वास लोगों का उठ जाएगा। और मैं कहता हूं आपको, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने विकास कुमार के मामले में ये कहा था 2006 में कि ये एक संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से पुलिस चलनी चाहिए, वहां 5 सदस्यों की एक कमेटी हो जो इनके ट्रांसफर, पोस्टिंग और इनके ऊपर मॉनिटरिंग करे। वो ये करना नहीं चाहते, वो कर देंगे, उस दिन ये सोचते हैं कि हमारी राजनीति चली जाएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक चश्मे से अगर ये अपराधों को देखेंगे तो कभी भी अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी। अपराधी उसका लाभ उठाते हैं
और जब लाभ उठाते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये, अब मुझे बताएं आप, लोग ये कहते हैं कि साहब अपराधी उस जाति का नहीं होना चाहिए, अपराधी उसका नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जब आप ही उसको जाति में आप कन्वर्ट करके उसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे देश में क्या हो रहा है, दो तरह की राजनीति हो रही है। एक तो अपराधी की राजनीति कर रहे हैं अपराधी के बारे में, दूसरी उसकी जाति और धर्म की राजनीति अलग कर रहे हैं। पूरा देश इसमें फंसा हुआ है और हमारे देश के नागरिकों को ये राजनीतिक दल एक दूसरे को अच्छा बताने के लिए उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के अलावा इनके पास और कोई कारण नहीं होता। सजा दिलाने में बहुत कम है। देखिए जो प्रतिशत है सीबीआई, एनआईए, इनका बहुत प्रतिशत कम है जिनमें सजा हुई। स्टेट पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हैं, और भरोसा भी रखना चाहिए, पहले रेयर से रेयर कोई अगर मामला है तो उसको केंद्रीय जांच एजेंसियों को दिया जाता था। अब अगर गवर्नमेंट दूसरे पक्ष की है तो तुरंत मांग उठाई जाती है कि इस मामले को उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर लगता है कि चलिए भला टालने के लिए दे दीजिए। मेरा मानना है कि अगर ऐसा कोई केस होता है उसे संसाधन, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या टास्क फोर्स जो भी बनाई हुई है उसको संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। अगर वो किसी भी तरह के संसाधन चाहिए उस स्टेट में है नहीं है तो केंद्र से सहयोग लेना चाहिए। इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। इससे होता क्या है, कोई भी अधिकारी इससे बचना और चाहता है कि इतना बड़ा मामला हो गया, मीडिया ट्रायल हो गया, पब्लिक उद्वेलित है, इससे बढ़ने दो, इसको दूसरे एजेंसी को करने दो, मेरा पिंड छूटने दो। उसमें एजेंसी हाथ ही नहीं डालना चाहते। क्यों नहीं डालना चाहते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े जो लोग होते हैं वो इस तरह का आंदोलन करते हैं, कब किसको क्या अपनी भेंट चढ़ा दें और उसकी स्थिति हो जाए। फिर लिखा भी जाता है, बोला भी जाता है कि उस इन्वेस्टिगेशन केस में उस अधिकारी के ट्रांसफर की मांग उस पार्टी ने की थी और अब उसकी सरकार बन गई और वो देखिए वो उसी पद पे बैठा हुआ है। तो सोमानी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या वास्तव में कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जिसमें सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए और कोर्ट क्या कर रहा है और एजेंसी क्या कर रही हैं उन्हें बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगी? प्रेशर किसका होता है? ट्रांसफर पोस्टिंग का। आप फील्ड की पोस्टिंग या कौन कहाँ रहेगा उसको फ्री छोड़िए, वास्तव में बहुत अच्छा काम करेंगे। आज सीबीआई और एनआईए सही करें जोशी साहब, आप पढ़ के देखिए आप उसमें कि ट्रायल से लेकर के जजमेंट तक का डिसीजन कितना स्टेट पुलिस की जो यूनिट्स हैं वो बेहतर तरीके से कर पा रही हैं। लेकिन एक एजेंडा बन गया है कि अगर दूसरी सरकार किसी पार्टी का तो इसकी जांच वहां करा दो। क्यों करा दो? भरोसा रखना चाहिए, उन एजेंसीज को मजबूत करो। देखिए योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह की एक परंपरा जो रही कि किसी ब्यूरोक्रेट्स को चेंज करना, ये ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रदेश कार्यालय में आए थे और जब उन्होंने एक बार संबोधन में ये कहा था कि ट्रांसफर, स्थानांतरण के चक्कर में कोई भी नेता भी नहीं पड़े, ये एक जो अफसर जहाँ लगा हुआ उसी से कार्य करवाया जाए और एक अफसर अपनी ईमानदारी से कार्य करता है। लेकिन ये बात मैं कहना चाहूँगा कि किसी न्यायालय के किसी आदेश के आधार पर किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सही गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि योगेंद्र जोशी साहब भी पुलिस अफसर रहे हैं तो कई मुकदमे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी इन्वेस्टिगेशन में जमानत नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम पूरा करती है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जहाँ भी साक्ष्य संकलन करती है, साक्ष्य संकलन करने में जब तमाम गवाहों के जब बयानात नहीं हो पाते हैं या कहीं ना कहीं इस तरह का एक कड़ी नहीं बन पाती, कई बार गिरफ्तारी बाद में होती है, वो इस बात का बयान देता है कि ये जो अपराधी जावेद था इसने ये किया है, तो ये सर्कमस्टांसेस है कि जिसके बयान, जिसके गवाह है वो फैक्ट्स कोर्ट के सामने आते हैं। लेकिन कोर्ट इस बात को कहते हुए कि लंबी ट्रायल है, इस कहते हुए जमानत दे दी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे केंद्र हो चाहे राजस्थान में हो, एजेंसियां मजबूत हुई है। आप लगातार आप देखें कि विभिन्न विभागों में, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो, एनआईए की भी आप देखें कि चाहे बिहार में गोला बारूद बरामद करने का मामला हो, चाहे तरसेम सिंह को यूएई से लाना हो, तो एनआईए जिस तरह से काम कर रही है कि भारत में जो बम विस्फोट पूर्व में हुआ करते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के शपथ लेने के पूर्व 2014 से पूर्व, वो स्थितियां आज भारत में नहीं है। एनआईए अपनी, ऐसा नहीं है कि एनआईए को एक इस जमानत होने से अपन ने पूरे एनआईए पे आक्षेप लगा दिया कि एनआईए बहुत अच्छा काम कर रही है भारत में। और ये जरूर इसमें भी मैं आपको कहना चाहूंगा, बात कर रहा हूं किसी भी राज्य में, योगेंद्र जी स्टेट पुलिस की जो बात मैं करना चाहूंगा, स्टेट पुलिस की जो स्थितियां राजस्थान में आपने देखी है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि फिर भरत जी कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार के टाइम में भी कह रहे हैं और आज भी स्थितियां कई बार महसूस होता है। यदि कोई भी व्यक्ति उस कंप्लेंट को देके आता है, जैसे कि कन्हैयालाल के मामले में जब 8 तारीख को पोस्ट हुई, 8 जून 2022 को, तो 11 तारीख को कन्हैयालाल के खिलाफ एक कंप्लेंट डाल दी। उसके बाद कन्हैयालाल को धमकी दी गई तो कन्हैयालाल ने भी अपनी कंप्लेंट थाने में दे दी। 25 जून 2022 को पुलिस ने, मतलब 25 जून के पहले 18 जून के आसपास पुलिस ने दोनों को बुला के पक्ष को और समझौता करा दिया। लेकिन उसके बावजूद 25 जून 2022
को, फिर धमकी देके दुकान पे आ गए। जब 25/2/2022 को इस संवेदनशील मामले में जब धमकी दे दी गई कि जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, तो पुलिस को ये उसका प्रोटेक्शन स्टेट की ये एक मिनट योगी जी, स्टेट घटना के बाद की बात कर रहा हूं। घटना के बाद में कोई भी आपको क्या लगता है कि स्टेट की जो पुलिस है, मैं केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी जगह की बात कर रहा हूं, क्यों केंद्रीय एजेंसियों का दखल करने की बात कही जाती है कि उनसे जांच करा दो, हो जाएगा उनसे सब में। एक बात और कहना चाहूंगा कि एक क्राइटेरिया होता है स्टेट पुलिस का, जिस सेक्टर में काम करने की एक लिमिटेशंस होती है कि राजस्थान के सेक्टर में जहां तक या कोई जब भी इंटरनेशनल मामला आ जाए या किसी आतंकवादी का उसमें हाथ आ जाए, किसी आतंकवादी का गिरोह का समझ में आए, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। चले भरत, आपके पास में आना चाहूंगा कि ये मेरी नजर में तो सियासी मुद्दा नहीं होता इस तरह की घटना। इसमें तो ये होता है कि नजीर पेश करनी चाहिए और सामने मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह की हरकत और इस तरह की दरिंदगी का अंजाम क्या होता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जब किसी तरह का कोई अपराध घटित होता है, अपराध घटित होने के बाद कितनी जल्दी उस पर संज्ञान लिया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है, वो किसी सरकार की मंशा को बताता है। आपने देखा, इन्होंने खुद ने कहा कि कन्हैया लाल वाला जो हत्याकांड है उसके मात्र 4 घंटे के अंदर हमने आरोपियों को पकड़ा, और ऐसे न जाने असंख्य उदाहरण होंगे जिनमें आरोपियों को जल्द पकड़ा गया। इसी वर्ष उदयपुर में भी एक दलित परिवार के साथ घटनाक्रम हुआ, जहाँ चाकू तलवार से दो पिता पुत्र की घटना में गला रेत दिया गया था। 1 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची थी। क्या कहेंगे फिर आप? क्या पुलिस फिर आज बीजेपी की है या बीजेपी उनको काम करने से मना कर रही है? होती है मंशा काम करने की, आरोप लगाने की राजनीति, और हत्याओं पर राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। पिछले 10 साल से अगर आप देखेंगे, धर्म विशेष, जाति विशेष या वर्ग विशेष के ऊपर अगर कोई राजनीति कर रहा है, अपराधी की जात देखकर अगर कोई राजनीति कर रहा है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, ने कहा कि आरोपियों के ऊपर आप बुलडोजर चला देते हो, आप धर्म विशेष के ऊपर बुलडोजर चला देते हो, जल्दी। अरे आप धर्म विशेष के ऊपर बुलडोजर चला देते हो। की नीति कांग्रेस करती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने आप पे फटकार लगाई और आज माननीय हाईकोर्ट ने आपके ऊपर फटकार लगा दी कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे क्या कि किस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। पिछले 9 महीने से हजारों उदाहरण सरकार किस तरीके से काम नहीं कर पा रही है, जिस तरह का आतंक एक तुष्टिकरण के दूसरे समुदाय का इतना बड़ा हौसला हो रहा है, कांग्रेस को दर्शाता है कि तुष्टिकरण की नीति के साथ राजस्थान के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है क्या? क्राइम के अंदर ये सरकार काम नहीं कर पा रही है। खैर, मेरा अपना मानना है कि एजेंसी कोई भी हो, उसे फ्री हैंड देना चाहिए। हुनरबाज सब जगह बैठते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं। मजबूत करिए उन एजेंसीज को बजाय सियासत करने के, और भरोसा रखिए कि वो जो कर रहे होंगे। हाँ, अगर लेकुना है तो आप चार्जशीट दीजिए, पूछिए उनसे, जवाब स्पष्टीकरण मांगिए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आप इसी तरह से राजनीति करते रहेंगे तो चेहरे बदलते रहेंगे और घटनाएं भी चलती रहेंगी और बयान भी बदलते रहेंगे। मुझे लगता है कोई सॉल्यूशन या हम सोचें कि घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, रोकना बहुत मुश्किल होगा। कड़ी सजा और कड़ी तरीके से कड़ी इस तरह की जोड़िए कि हाँ, वास्तव में एक नजीर के रूप में देख सके और दरिंदगी करने वालों की रूह कांप उठे कि इस तरह की घटना का अंजाम क्या होता है। और उम्मीद है कि अगर राजनीतिक दल समझ पाएंगे इन चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा बजाय एजेंसियां बदलने के। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।